हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अरुणाचल प्रदेश को बताया गया है भारत का अभिन्न हिस्सा, वो भी दोस्तों अमेरिका ने खुलकर समर्थन किया है भारत का। बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, साथ ही साथ बताएंगे जहां भारत को दोस्त रशिया से दूर करने के लिए अमेरिका ने चल दी सबसे बड़ी चाल। जी हाँ, बताएंगे कैसे दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर बम मिलने की सबसे बड़ी खबर आ रही। दोस्तों बताएंगे क्या है ये बड़ी खबर। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी बताने वाले, तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और मेरा भारत महान है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अरुणाचल प्रदेश को बताया अमेरिका ने भारत का अभिन्न हिस्सा। अमेरिकी सांसदों ने कर दिया पेश इसको लेकर द्विदलीय विधेयक। जी हाँ दोस्तों, चीन को लगी तगड़ी वाली मिर्ची। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। अमेरिकी संसद में आया बड़ा प्रस्ताव। बता दें, अमेरिका के 2 सांसदों ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत का समर्थन करते हुए अमेरिकी संसद में द्विदलीय विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है। ये विधेयक ओरेगोन से सांसद जेफ मरफले और बिल हारगेर्टी ने पेश किया है। आपको बता दें कि चीन भारतीय प्रदेश अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, जिसके चलते चीन अब एलएसी पर पूर्वी सेक्टर में आक्रामकता दिखा रहा है। बीते दिनों भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़पें भी हुई थी। इन्हीं सब घटनाओं के बीच अमेरिकी सांसदों ने यह विधेयक पेश किया है। बता दें, अमेरिकी कांग्रेस की कांग्रेशनल एग्जीक्यूटिव कमीशन ऑन चाइना के सह अध्यक्ष सीनेटर जेफ मर्कले ने कहा है कि अमेरिका पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और कानून आधारित पद्धति का समर्थन करता है। ये प्रस्ताव साफ कर देता है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मानता है, न कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। विधेयक में अमेरिकी सरकार से सहयोगी देशों के साथ संबंध और मजबूत करने के लिए कहा गया है और चीन की आक्रामकता की आलोचना की गई है। सीनेटर बिल हारगेटी के अनुसार ऐसे समय जब चीन लगातार हिंद महासागर में आजादी के लिए खतरा बना हुआ है, तब अमेरिका को अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए, खासकर भारत के साथ। बिल हारगेटी ने कहा है कि अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाया जाए, क्वाड में सहयोग को बढ़ाया जाए, जिससे हिंद महासागर में मुक्त आवाजाही सुनिश्चित हो सके। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में अमेरिका ने पूरे विश्व के सामने ये क्लियर कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, और चाइना इस पर जबरदस्ती अधिग्रहण करना चाहता है। चीन जबरदस्ती अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है। ऐसे में अमेरिका का दोस्तों पूरे विश्व के सामने भारत को समर्थन देना ये दिखाता है कि अब अमेरिका भारत को लेकर कितना ज्यादा सीरियस हो चुका है दोस्तों, और भारत के साथ उसकी कितनी घनिष्ठता संबंध बढ़ाने की वो कोशिश कर रहा है। क्योंकि दोस्तों जब रशिया को लेकर अमेरिका ने भारत को कुछ नहीं कहा, तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आखिर अमेरिका भारत से इतना मोह क्यों बढ़ा रहा है दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा, और राय के साथ साथ इस वीडियो को आज जितनी ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। हमेशा की तरह हमें सपोर्ट करते हुए चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ भारत को दोस्त रशिया से दूर करने के लिए अमेरिका ने चल दी बड़ी चाल। F-35 फाइटर जेट को लेकर क्या है प्लान, बता दें। भारत में जारी एरो इंडिया 2023 न सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है, बल्कि अब ये रणनीतिक बाजियों का भी मैदान बन गया है। अब इसी कार्यक्रम के दौरान अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 को भी भेज दिया है। F-35 यहाँ पर एक 16 सुपर हार्नेट्स और B-1B बॉम्बर्स के बीच मौजूद है। ये अपने आप में काफी खास है, क्योंकि अभी तक बॉम्बर्स को इस तरह से डिस्प्ले करने के लिए नहीं भेजा गया था। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो अमेरिका ने भारत को रशिया से दूर करने के लिए अच्छी चाल चली है। रशिया भारत का सबसे बड़ा सैन्य आपूर्ति करता है, और दोनों देशों की नजदीकियों से अक्सर अमेरिका परेशान रहता है। जी हाँ दोस्तों, भारत पिछले कई सालों से सोवियत दौर से फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की कोशिशों में लगा हुआ है। अपने हवाई बेड़े की ताकत में इजाफा करने के मकसद से इन कोशिशों को पूरा किया जा रहा है। तो वहीं भारत को इस बात की वजह से भी खासी चिंता है कि यूक्रेन की जंग की वजह से रूस से आने वाली सप्लाई में देरी हो रही है। दूसरी ओर पश्चिमी देशों की तरफ से भी रशिया से दूर होने का दबाव उस पर बढ़ रहा है। बेंगलुरु में अमेरिका से एक खास प्रतिनिधि दल आया है। इस साल ये आयोजन भारत और अमेरिका की करीबियों का भी गवाह बन गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को मिलेगा अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान। इस जेट को लेकर उसका नजरिया काफी सीमित है। इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि भारत को इसकी पेशकश की जाएगी या नहीं। लेकिन भारत में दोस्तों अमेरिकी दूतावास में डिफेंस अटैचे
रेयर एडमिरल माइकल एल बेकर की तरफ से बताया गया है कि भारत अभी इस पर विचार कर रहा है कि वो ये जेट खरीदेगा या नहीं। ऐसे में जिस हिसाब से अमेरिका दोस्तों भारत के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, हमें नहीं लगता कि भारत कहेगा कि हमको ये विमान खरीदना है और अमेरिका मना कर दे। आपको क्या लगता है दोस्तों? एक भारतीय होने के नाते इस पर मंथन करते हुए जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान से धमाके की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पाकिस्तान के कराची में पुलिस मुख्यालय पर यानी पुलिस हेडक्वार्टर पर बड़ा अटैक हुआ है, जिसमें अब तक 2 से ज्यादा आतंकी मारने की खबर आ रही है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी तक जारी है। बता दें पाकिस्तान के कराची में पुलिस मुख्यालय पर आतंकियों ने हमला किया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मुख्यालय में 10 से अधिक आतंकी मौजूद थे। इसके साथ ही एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर भी आतंकी घुसे हुए हैं। कराची पुलिस ऑफिस की तमाम लाइटें बंद कर दी गई हैं, तमाम दरवाजे भी बंद कर दिए गए थे। हमलावरों ने पुलिस मुख्यालय के पीछे से हथगोले फेंके और बाद में उन्होंने 4 मंजिला इमारत में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि जब हमलावरों ने विस्फोट और गोलीबारी की तब भी कर्मचारी पुलिस प्रमुख के कार्यालय में मौजूद थे। पुलिस मुख्यालय में भारी पुलिस बल पहुंच गई है। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भूकंप की मारी जनता के जख्मों पर मरहम के बजाय कंगाल शहबाज के आव भगत में लगे हैं एर्दोगान। जी हां दोस्तों, आखिर क्या है तुर्की के खौफनाक इरादे? आपको बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गुरुवार को तुर्की पहुंचे। हाल ही में आए भयानक भूकंप से तुर्की में 38,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। संकट ग्रस्त मुल्क फिलहाल राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। इसी बीच शहबाज शरीफ ने गुरुवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन से मुलाकात की और भूकंप से हुए नुकसान और जान गंवाने वालों के प्रति पाकिस्तान की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की है। एक हफ्ता पहले अंकारा ने शहबाज की यात्रा रद्द कर दी थी, लेकिन भारी तबाही के बीच पाकिस्तानी पीएम के स्वागत के पीछे तुर्की एक पुराना लालच छिपा हुआ है। एर्दोगन से मिलने के बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने उन्हें तुर्की के लिए हमारे दृढ़ समर्थन का आश्वासन दिया है। मुझे भरोसा है कि एर्दोगन के नेतृत्व में तुर्की इस आपदा से मजबूती से बाहर आएगा। शहबाज 2 दिवसीय यात्रा पर तुर्की आए हैं और एक हफ्ता पहले अंकारा ने शहबाज की यात्रा ये कहते हुए रद्द कर दी थी कि वो इस वक्त भूकंप राहत और बचाव कार्य में व्यस्त हैं। अब ऐसे में दोस्तों आखिर क्या है तुर्की का पाकिस्तान से सबसे बड़ा लालच कि भूकंप पर से ध्यान हटा करके दोस्तों उन्होंने शहबाज शरीफ के आओ भगत में लगाया हुआ है। आपको बता दें पाकिस्तान और तुर्की पुराने दोस्त हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जब जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर उगला है उसे तुर्की का समर्थन मिला है। पाकिस्तान में सत्ता के शीर्ष पर चाहे इमरान खान हो या शहबाज शरीफ, तुर्की से उनकी पक्की दोस्ती रही है, लेकिन इस दोस्ती के पीछे अंकारा का एक बहुत बड़ा लालच छिपा हुआ है। दरअसल साल 2021 में ही विशेषज्ञों ने चेतावनी दे दी थी कि पाकिस्तान तुर्की को परमाणु बम और मिसाइल बनाने की तकनीक दे रहा है। पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल तुर्की लंबे समय से पाकिस्तान के साथ मिलकर परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है। जी हां दोस्तों, और यही सबसे बड़ी वजह है कि भूकंप की मारी जनता के जख्मों पर मरहम के बजाय कंगाल शहबाज के आओ भगत में लग गया है एर्दोगन। और इधर दोस्तों भारत ने पूरा मिनी हॉस्पिटल दोस्तों तुर्की भेज दिया उसकी मदद करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी तुर्की उतना सीरियस दिखाई नहीं दे रहा अपने जनता को लेकर जितना कि अन्य देश के लोग उसको मदद पहुंचा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कंगाल पाकिस्तान श्रीलंका के लिए तारणहार बनेगा अपना भारत। G20 की तलवार से काटेगा चीन के कर्ज का जाल। आखिर अब क्या करेंगे जिनपिंग? बता दें भारत G20 देशों के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य चीन जैसे दुनिया के सबसे बड़े संप्रभु उदार दाताओं से कर्ज में भारी कटौती करने के लिए कहना है। G20 देशों का अध्यक्ष भारत महामारी और यूक्रेन युद्ध के बाद आर्थिक गिरावट से बुरी तरह प्रभावित हुए कर्जदार देशों की मदद करने के लिए यह प्रस्ताव ला रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया है कि 20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक प्रमुख अगले हफ्ते बेंगलुरु में मिलेंगे। इस साल G20 देशों की अध्यक्षता भारत के हाथ में है, इसीलिए समूह के तमाम बैठकों की मेजबानी इस साल भारत कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मंगलवार को कहा है कि वो शुक्रवार को वर्ल्ड बैंक भारत, चीन, सऊदी अरब, अमेरिका और अन्य ग्रुप ऑफ 7 देशों के साथ एक बैठक करेगा और ये सभी कर्ज से कंगाल हुए देशों की स्थिति में सुधार के लिए चर्चाएं करेंगे। एक भारतीय अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है चीन जैसे देशों को, संकटग्रस्त देशों को कर्ज में एक बड़ी कटौती के लिए राजी करने की कोशिश करने के लिए। अब ऐसे में चाइना क्या करेगा दोस्तों? वाकई में चाइना सोच में जरूर पड़ेगा इस खबर को सुनकर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करके और
कमेंट में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। बात करते हैं खबर की, उत्तर कोरिया पर परमाणु बम गिराने का अभ्यास करने जा रहा अमेरिका और दक्षिण कोरिया। किम जोंग उन ने दे दी फाइनल वार्निंग। जी हाँ, दक्षिण कोरिया और अमेरिका द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास की घोषणा किए जाने के कुछ ही देर बाद उत्तर कोरिया ने अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ अप्रत्याशित कड़ी कार्रवाई करने की शुक्रवार को धमकी दी। इससे पहले दक्षिण कोरिया ने घोषणा की है कि वो और अमेरिका उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल की स्थिति में अपनी संयुक्त प्रतिक्रिया पर विचार करने के लिए सैन्य अभ्यास करेंगे। उत्तर कोरिया ने 1 जनवरी को कम दूरी की मिसाइल के परीक्षण के बाद इसे हथियार परीक्षण की कोई गतिविधि नहीं की है, लेकिन 2022 में उसने 70 से अधिक मिसाइल का परीक्षण किया था। ये किसी एक साल में उत्तर कोरिया द्वारा प्रक्षेपित की गई मिसाइल की रिकॉर्ड संख्या है। जी हाँ, बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तानी मजदूरों के साथ गुलामों जैसा बर्ताव कर रहे खाड़ी के मुस्लिम देश भयावह हालात का सबसे बड़ा खुलासा बता दे। आर्थिक तंगी में फंसे पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर खाड़ी देशों से आ रही है। तंगी की वजह से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब इस नए घटनाक्रम के बाद उसके लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों में काम करने वाले पाकिस्तानी मजदूरों को बेहद ही खराब स्थितियों में काम करना पड़ रहा है। ये मजदूर अपने मालिक की दया पर निर्भर है और भेदभाव में जीवन बिता रहे हैं। गुरुवार को राजधानी इस्लामाबाद में एक किताब को रिलीज किया गया। इस किताब का टाइटल है द कॉस्ट ऑफ लिविंग माइग्रेंट वर्कर्स एक्सेस टू हेल्थ इन गल्फ, जिसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में मौजूद सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस किताब में उन मजदूरों की स्थिति का जिक्र है जो खाड़ी देशों में अलग अलग सेक्टर में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तानी मजदूरों के साथ गुलामों जैसा बर्ताव ये खाड़ी मुस्लिम देश कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में पाकिस्तान को रियलाइज करवा ही दे रहे हैं कि आपकी स्थिति क्या है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां ब्रिटिश सांसद ने बांधे पीएम मोदी के तारीफों के पुल, खुद को भाजपा समर्थक बता दिया। जी हां, और पाकिस्तान को दे दी बड़ी चेतावनी। बता दे ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमाल का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ब्रिटिश सांसद ने भारतीय जनता पार्टी को उनकी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी की प्राकृतिक सहयोगी पार्टी बताया है। इसके अलावा ब्लैकमैन ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया और उससे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की सलाह दे डाली। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए कमाल का काम किया है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने वाला है और ये दुनिया का सबसे लोकतंत्र भी है। उन्होंने कहा कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक शक्ति बनाया और अब वो बतौर प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इतना ही नहीं, बॉब ब्लैकमैन ने न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में भारतीय जनता पार्टी को अपनी ही पार्टी करार दे दिया है। जी हाँ, उन्होंने बीजेपी को अपनी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी की प्राकृतिक सहयोगी बताया है और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की वकालत की। ऐसे में दोस्तों अब आप देख पा रहे होंगे इन सभी खबरों से कि भारत की तारीफें तो पूरे विश्व में हो ही रही हैं। दोस्तों हर एक पल हर एक सेकंड लोग भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की सराहना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब भारत जैसा बनने की राह पर बड़े बड़े देश बातें कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए इससे बड़ी कोई बात और नहीं हो सकती। ऐसे में इसका सबसे बड़ा क्रेडिट, सबसे बड़ा श्रेय दोस्तों किसको देना चाहेंगे आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही दोस्तों बता दें, जहां रिश्ते में तनाव पहली बार आए तो पैगंबर विवाद, दूसरी बार में ईरानी विदेश मंत्री ने दौरा ही रद्द कर दिया। बता दें ईरान के विदेश मंत्री ने कैंसिल कर दिया भारत का दौरा। जी हां, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने अगले महीने होने वाले अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। इससे पहले जब वो भारत आए थे तो पैगंबर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। बात पिछले साल जून की है। अपनी पहली भारत यात्रा पर आए आमिर अब्दुल्लाहियान ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा के 2 पूर्व प्रवक्ताओं की विवादास्पद टिप्पणी का मामला उठाया था। उन्होंने इस टिप्पणियों से बने नकारात्मक माहौल के बारे में बात की थी। हालांकि बाद में ईरानी विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर रीड आउट से उनके कुछ बयानों को हटा दिया था। जी हाँ, बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर कनाडा की संसद में गूंजा हिंदू मंदिरों पर हमले का मसला। सांसद चंद्र आर्य ने कहा एंटी हिंदू ग्रुप के खिलाफ हो बड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, कनाडा में एक बार फिर से हिंदू मंदिरों पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कनाडा के मिसिसॉगा में स्थित राम मंदिर को
हाल ही में नुकसान पहुंचाया गया था और वहां की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए थे। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने शुक्रवार यानी 17 फरवरी को इस मसले को वहां की संसद में एक बार फिर से पुरजोर तरीके से उठाया है। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने एंटी हिंदू ग्रुप के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने मिसिसॉगा में श्री राम जी के मंदिर में तोड़फोड़ की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हिंदू विरोधी समूहों की गतिविधियों को गंभीरता से देखने और अब कार्यवाही करने की आवश्यकता है। आर्यन ने संसद में कहा कि मैं मिसिसॉगा में एक राम मंदिर में तोड़फोड़ की घटना की कड़ी निंदा करता हूं। हाल के दिनों में पूरे कनाडा में कई मंदिरों को हिंदू विरोधी और भारत विरोधी समूहों की ओर से निशाना बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इन पर कार्यवाही होनी चाहिए दोस्तों जो दोषी हैं, तो आज कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिएगा दोस्तों। और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सऊदी प्रिंस का महाप्लान 800 अरब डॉलर से बसेगा दुनिया का सबसे बड़ा शहर। भारतीयों की बल्ले बल्ले। जी हाँ, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने एक और महाप्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। सऊदी प्रिंस राजधानी रियाद में दुनिया के सबसे बड़े आधुनिक शहर को विकसित करने के लिए न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी शुरू करने की घोषणा की है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया है कि ये डाउनटाउन शहर साल 2030 में पूरा हो जाएगा और गैर तेल जीडीपी के लिए 180 बिलियन सऊदी रियाल उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे भारतीय कामगारों को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है जो लाखों की तादाद में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें सबसे बड़ी खबर, जहां योगी जी ने बुंदेलखंड में भरी हुंकार, कहा बांदा में बनी तोपें जब गरजेंगी तो पाकिस्तान अपने आप गायब हो जाएगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुक्रवार को बुंदेलखंड में विकास की परियोजनाओं और सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि डिफेंस कॉरिडोर में बनी तोपें जब गरजेंगी पाकिस्तान अपने आप गायब हो जाएगा। शुक्रवार को बांदा में कार्लिंग महोत्सव की शुरुआत करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बुंदेलखंड को विकास की धुरी से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, जिसने दिल्ली समेत प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी कम कर दी। उन्होंने कहा कि आप चित्रकूट से महज 5.5 घंटे में दिल्ली का रास्ता तय कर सकते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां वो जगह जहां से चीन छोड़ रहा दुनिया को डराने वाले गुब्बारे होम बेस का चल गया पता। बता दें अमेरिकी आसमान में हाल ही में संदिग्ध वस्तु और गुब्बारों के मिलने और उसे मार गिराने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। जो बाइडेन ने कहा कि हम अभी तक ठीक से नहीं जानते हैं कि ये 3 वस्तुएं क्या थी। इस मामले में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है कि वे चीनी जासूसी गुब्बारों के कार्यक्रम से संबंधित थी भी या वे किसी अन्य देश के निगरानी वाहन थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी का वर्तमान मूल्यांकन ये है कि ये 3 वस्तुएं गुब्बारे जैसे थे, जिसकी सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं कि ये निजी कंपनियों, मनोरंजन या शोध संस्थानों, मौसम का अध्ययन करने वाले अनुसंधान संस्थानों या अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले संस्थानों से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी के पास इस बात का कोई संकेत नहीं है कि पिछले दिनों जिन 3 वस्तुओं को मार गिराया गया था वे चीन के गुब्बारे किस तरीके के थे, निगरानी गुब्बारे थे या किसी और तरीके के। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर, जहां सीएम योगी के आवास के बाहर बम मिलने की सूचना, अधिकारियों का बड़ा दावा, दी गई फर्जी जानकारी, छानबीन जारी। जी हां, दिल्ली कंट्रोल रूम से लखनऊ पुलिस को सूचना दी गई है कि योगी आदित्यनाथ के आवास के पास बम होने की सूचना मिली है। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ते के साथ भारी संख्या में पुलिस बल ने सीएम आवास की सघन तलाशी ली, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। गौतम पल्ली इंस्पेक्टर सुधीर अवस्थी ने बताया है कि फिलहाल सूचना फर्जी है। दिल्ली पुलिस ने भी इस सूचना को फर्जी ही बताया है। जानकारी पता करने पर पता चला है कि दिल्ली कंट्रोल रूम को कई राज्यों में बम होने की सूचना एक ही भाषा में मिली थी, जिसके बाद लखनऊ पुलिस को सूचना दी गई थी। फिलहाल सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मौके पर पहुंचे एलआईयू टीम और गौतम पल्ली इंस्पेक्टर ने इलाके को सुरक्षित कर लिया है। सूचना देने वाले के बारे में पता लगाया जा रहा है। फिलहाल उसका मोबाइल नंबर बंद है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और लॉन्ग लिव योगी आदित्यनाथ जी कहना मत भूलिएगा। साथ ही बता दें जहां नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बरसाई कृपा, बगल में सब कुछ सुनते रहे तेजस्वी यादव, आखिर क्या है पूरा मामला बता दें। गुरुवार को पटना में समीक्षा बैठक के दौरान सियासी गलियारे में कुछ अलग ही नजारा दिखाई दिया। सीएम नीतीश कुमार बीजेपी पर कृपा बरसाते दिखाई दी और बगल में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सब कुछ सुनते रहे। बीजेपी के सांसद और मीसा भारती को हराकर मंत्री बनने वाले राम कृपाल यादव ने विक्रम में एक ट्रामा सेंटर बनाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले ही ऐलान हुआ था जब सीपी ठाकुर स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन अब तक नहीं बना। इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहटा में एक है। इस पर राम कृपाल यादव ने कहा कि आपको पता नहीं है, वो ESIC का है। विक्रम में जिस जगह का आवंटन होना है वो राज्य सरकार की है। जमीन आवंटन नहीं होने की वजह से वहाँ पर ट्रामा सेंटर का निर्माण नहीं हो सका है। वहाँ आसपास में भी ट्रामा सेंटर नहीं है। नीतीश ने पूछा कि किस जमीन की बात कर रहे हैं, किसकी जमीन है। इस पर कहा गया है कि जल संसाधन विभाग की जमीन है, वहाँ पर बना दीजिए। इस पर नीतीश ने अधिकारी को बुलाया और तुरंत कहा कि देख लिया जाए किस जमीन की बात कर रहे हैं, उस पर काम करवा दिया जाए। इस दौरान पटना के ज्ञान भवन में समाधान यात्रा के अंतर्गत आयोजित समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद राम कृपाल यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र से संबंधित कुल 16 सूत्री मांग के त्वरित निष्पादन का मामला उठाते हुए मांग पत्र सौंपा। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, जहां उद्धव गुट को तगड़ा वाला झटका। चुनाव आयोग ने शिंदे को सौंपी शिवसेना और तीर कमान का निशान। बता दें निर्वाचन आयोग ने एकनाथ शिंदे नीत धड़े को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी है। इसी के साथ आयोग ने कहा है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान और नाम शिवसेना अब एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा। ज्ञात हो कि शिवसेना के दोनों गुट बोले तो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे पार्टी के धनुष और तीर के निशाने के लिए लड़ रहे हैं। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में उपचुनावों से पहले चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट को नया नाम सौंपा था। आयोग ने उद्धव गुट को नाम के रूप में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे आवंटित किया और निशान के तौर पर उद्धव को जलती मशाल मिला था। तो वहीं आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट के लिए पार्टी के नाम के रूप में बाला साहेब बंची शिवसेना आवंटित किया था। चुनाव चिन्ह के तौर पर शिंदे को तलवार ढाल मिला था। वैसे में ये सबसे बड़ी खुशी की खबर दोस्तों शिंदे गुट के लिए और उद्धव को तगड़ा झटका लगा है। बहरहाल इस खुशी पर सबसे पहले एकनाथ शिंदे का बयान आया है। उन्होंने कहा ये बाला साहेब की विरासत की जीत है। जी हाँ, ऐसे में कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा आप लोग शिंदे जी को। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां योगी आदित्यनाथ जी का सबसे बड़ा फैसला। कोरोना काल में ले ली गई फीस में 15% वापस लौटाएंगे स्कूल। योगी जी ने जारी कर दिया आदेश। बता दें स्कूलों को कोरोना काल के दौरान ली गई फीस में से 15% लौटाना होगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद इसे लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि प्रदेश में संचालित सभी बोर्ड के सभी विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2020-21 में लिए गए शुल्क में से 15% धनराशि विद्यार्थियों को लौटानी होगी। इसके दो तरीके बताए गए हैं। पहला कि अगर बच्चा वर्तमान में भी उस विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसकी आगे जमा होने वाली फीस में ये धनराशि समायोजित कर दी जाए, और दूसरा ये है कि अगर बच्चा पढ़ाई करके स्कूल छोड़ चुका है तो ये 15% धनराशि उसको लौटाई जाएगी। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी योगी जी के इन आदेश का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबरों में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।